वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आज हमारा कल 2 क्लासेस में इंट्रोडक्शन टू जावा कंप्लीट हो गया है और इसके नोट्स आपको साथ-साथ में पीडीएफ फॉर्मेट में मिलते रहेंगे, ठीक है? तो वो आप पढ़ते रहें। तो सेकंड टॉपिक है हमारा सेकंड चैप्टर है लैंग्वेज फंडामेंटल, उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में मेनली हमने देखा कि जावा क्या है, ठीक है? तो जावा को हमने अगर इंट्रोडक्शन बोले तो जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वाई सो ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंग्वेज फंडामेंटल। और अगर हम ये बात करें जैसे कि कई बार परसों के आपने स्टार्टिंग क्लास में पूछा सर कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो टॉपिक लिख लें, ठीक है। अगर हम बात करें कि हमारे पूरे कोर्स में टॉपिक कौन कौन से होंगे, जैसे पहला टॉपिक था हमारा इंट्रोडक्शन टू जावा, जो हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड जो अपन आज पढ़ रहे हैं लैंग्वेज फंडामेंटल, ठीक है। और थर्ड टॉपिक है आपका ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस एंड असाइनमेंट्स। फिर है आपका कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ये पढ़ेंगे। मतलब ऑपरेटर्स तो जो हमने सी प्लस में पढ़े हैं उन्हीं को कुछ चेंजेस अगर जावा में हैं तो किस तरह से हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन जो बनती है हमारी, ठीक है, ऑपरेंड ऑपरेटर मिला के एक्सप्रेशन बनती है, उसको वापस से उन टॉपिक्स को हम जावा के रेस्पेक्ट में रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। असाइनमेंट्स ऑपरेटर बहुत सारे हैं, तो इन पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। इस जो टॉपिक है आपका ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन, असाइनमेंट, इससे कम से कम अपने एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन इजीली होंगे। इजी चैप्टर है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो कि आने ही हैं और इजी है, वो कोशिश ये करें कि देखो कोशिश आज अगर हम ढंग से पढ़े ना 2-3 महीने जावा, तो 50 में से आप इजीली 40 तक स्कोर कर सकते हैं। और ये स्कोर ऐसा है कि जैसे मान लो अपने पेपर सेकंड है सैड सैड में आपके नंबर आ भी सकते हैं, और कई बार पेपर ऐसा जाए कि आप कितना ही पढ़ लें लेकिन हाँ 25 क्वेश्चन भी सही नहीं हो पाए, ठीक है ना। लेकिन जावा में ऐसा है कि अगर ढंग से पढ़ के गए तो पेपर चाहे टफ भी आए तब भी हम 35 तक पहुंच सकते हैं, और इजी आया तो 45 तक भी आ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये तभी होगा कि हमारी जावा स्ट्रोंग हो जाए तब, ठीक है ना। तो ये मेरा मानना है कि जावा जनरली लोगों के लिए इन चारों चैप्टर्स में जो अपने चारों सब्जेक्ट है उनमें से लोग से ये समझते हैं साहब कि सबसे टफ होगा जावा। लेकिन मेरा ये मानना है पर्सनली, ऐसा नहीं कि मैं जावा का टीचर हूं, इसलिए कि एक ओवरऑल अगर देखें तो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका चारों में से जावा ही है, ठीक है। जिसको अपन अगर ढंग से पढ़े तो हम तो दिमाग में कॉन्फिडेंस हो सकता है साहब कि हाँ इसमें मैं स्कोर कर सकता हूँ। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे हम तो हमारे पास में कॉन्फिडेंस आता जाएगा, क्योंकि हर चैप्टर के लगभग लगभग क्वेश्चंस का टाइप फिक्स है। क्वेश्चन फिक्स नहीं है, टाइप फिक्स है। तो वो हम सारे टाइप अगर एक बार ढंग से यहाँ क्लास में देख लेंगे, फिर उनके आप ढंग से प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको ऑनलाइन बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, सबसे ढंग से प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी तक 52 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट तो पढ़े हैं ऑनलाइन, नंबर आपको मिल जाएंगे, और धीरे धीरे क्लास में डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चन बहुत सारे हो जाएंगे। तो ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बस सबको रोजाना रिविजन करते रहे चीजों को। तो ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन, असाइनमेंट्स हो गया। कंट्रोल स्टेटमेंट में हमारे क्या हो गए, लूपिंग वगैरह हो गई, कंडीशंस वगैरह हो गई, जो हम अदर लैंग्वेज पढ़ते थे उनमें भी यहाँ कुछ चेंजेस हैं, ठीक है ना। उन चेंजेस को इंक्लूड करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखो ये जो टॉपिक है ये थर्ड एंड फोर्थ ये दूसरी लैंग्वेज में होते हैं, तो इनको इजी ना लें क्या ये तो पढ़े हुए हैं, ऐसे नहीं। इनको ऐसे माने कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस हैं। और हम साथ साथ में वो क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अपने को उससे कॉन्फिडेंस आएगा। हमेशा कभी भी थ्योरी पढ़ने से आपको कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा, साथ साथ में उसके क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे खुद से, क्लास में मैं करवाऊंगा, तब आपको ध्यान पड़ेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्या होता है कि एक तो होता है कि मैं टॉपिक पढ़ के चला गया और एग्जाम में क्वेश्चन आने के बाद में एनालिसिस कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है, कैसा आंसर हो सकता है।
और ये एनालिसिस हमारा पूरा हो चुका हो कि हाँ भाई इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले कर रखा है, और एग्जाम में जाते ही ये क्लिक करे कि हाँ ये ऐसा क्वेश्चन किया था, इस तरह से इसको सोल्व करना है, तो बड़ा इजी रहता है। ठीक है ना, वहां तक हमको पहुंचना है, तब जाके भैया पार पड़ेगी। क्योंकि भैया सीट 216 बहुत ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, हर कैटेगरी में बहुत कम पोस्ट हैं, जरा सा भी हमारा प्लान गड़बड़ हुआ एग्जाम में, हम बाहर, इतनी सी पोस्ट नहीं मान लो आप। ठीक है, और इस जैसी प्रोग्रामर की वैकेंसी के लिए 200 से ज्यादा पोस्टें आ भी नहीं सकती। तो वैसे तो हाईएस्ट पोस्ट है, ठीक है ना, अब आने वाले की जैसे मान लो पहले 183 आई थी, तो उससे से ज्यादा है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत कम है। ठीक है ना, सिलेक्शन के हिसाब से तो हमको बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तो टॉपिक ढंग से करें। और हमारे पास टाइम खूब है, देखो अगर हम अक्टूबर तक गिने ना, तो रोज में अगर आप 6 घंटे पढ़ाई कर लें, तो ये मान लीजिए 90% संभावना हमारे बन जाती है कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन रोज पढ़ना पड़ेगा, विदाउट एनी सैटरडे संडे, या फिर कोई साथ शादी की छुट्टियां हटाएं, उनको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वो चीज है, तब जाके पार पड़ेगी। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हो गया। उसके बाद में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा क्लास फंडामेंटल। इसमें से ये मान लीजिए इस वाले टॉपिक में से नहीं करते करते आपको 4-5 टॉपिक क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में, इतना बड़ा टॉपिक है क्लास फंडामेंटल। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्लास फंडामेंटल को, और ये टॉपिक जो हमारा होगा बेस होगा पूरे आगे की स्टडी के लिए, क्लास फंडामेंटल। ठीक है ना, ये पूरा आगे की क्लासेस के लिए हमारा बेस तैयार करेगा। फिर आता है आपका इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस। फिर अब बात करें, हमारा टॉपिक आएगा पैकेज। फिर आएगा आपका मॉडिफायर्स। देखिए एक चीज बहुत जरूरी है कि कितनी आपको नोट्स हम आपको दे दें, लेकिन जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको जरूर नोट करें आप खुद। ठीक है ना, ये मान के पढ़ें कि हम क्लास में बैठे हैं, लाइव लाइव क्लास है, या मान लीजिए हम आपके हमारे इंस्टीट्यूट पे आके पढ़ रहे हैं, तो जैसे कि हम एक कॉपी और पेन लेके बैठते हैं, वैसे बैठे और नोट करें। ऐसा नहीं कि वीडियो देख रहे हैं हमारे दिमाग में सुन रहे हैं, ईयरफोन लगा रखा सुन रहे हैं, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। हमेशा एक फ्रेश, अब इसके जावा के लिए कॉपी बनाए, ठीक है ना, कम से कम 300 पेजेस की। ठीक है, और उसको ढंग से लिखने की कोशिश करें कि ये जो लिखा हुआ है ये आपके बहुत काम आएगा एग्जाम तक। नोट्स एक अलग से एडिशनल है, वो डिटेल में होंगे, लेकिन जो आज हम समझ के हम लिख पा रहे हैं अपने लैंग्वेज में, बहुत जरूरी है वो। ठीक है ना, तो जो अपना बेसिक तरीका पढ़ने का, कि किसी क्लास में जाते थे फिर वहां पे कॉपी पेन लेके जाते थे, सब कुछ अपने हाथ से राइट डाउन करते थे, वही तरीका फॉलो करें। ठीक है, सबसे कारगर तरीका वही है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि सब हम कोई साहब बैठ के यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं वैसे क्लास लें, वैसा नहीं, क्लास नहीं लेनी अपने को, पढ़ रहे हैं अपन, ठीक, पढ़ाई के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है ना, इसके बाद टॉपिक आएगा इंटरफेस। फिर आएगा एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग के बाद में आपके हैं इनपुट आउटपुट। फिर आता है आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क। ये दोनों टॉपिक बहुत बड़े हैं, इनपुट आउटपुट एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क। ठीक है, कलेक्शन फ्रेमवर्क्स के बाद में आपके आता है मल्टी थ्रेडिंग। वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ कोर जावा। ठीक है, एक मुश्किल टॉपिक में से एक है मल्टी थ्रेडिंग, जिसे क्वेश्चन काफी आते हैं। ठीक है ना, और फिर आपके हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग। मैंने कहा था आपसे स्ट्रिंग एक अलग से चैप्टर है हमारा, स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर। ठीक है, स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर, ऑब्जेक्ट क्लास। जैसे जावा में ऑब्जेक्ट बनते हैं, उस तो जावा में एक प्री डिफाइंड क्लास है, उसका नाम ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना,
जैसे हम जो क्लासें बना रहे हैं वो तो हमारी खुद की द्वारा डिफाइंड क्लास, हमको बोलते हैं यूजर डिफाइंड क्लास। और जावा की जो लाइब्रेरी है, मतलब जिसने जावा बनाई उसने बहुत सारे क्लासेस, उसके अंदर बहुत सारे मेथड बना के छोड़ दिए, उनको हम एक्सेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटफ इज अ मेथड ऑफ सिस्टम क्लास, ठीक है ना। प्रिंटफ जो हम सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन करते हैं, तो बेसिकली सिस्टम जो क्लास है वो प्री डिफाइंड क्लास है, जो जावा की लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मतलब जिस जो जावा बनी हुई है, तो उसके अंदर बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारे इंटरफेस, बहुत सारे मेथड्स बने हुए पड़े हैं ऑलरेडी, उन सबको मिला के बोलते हैं जावा की लाइब्रेरी, ठीक है। तो वैसे एक क्लास है आपकी, स्ट्रिंग क्लास है, ऑब्जेक्ट क्लास है, ठीक है। एंड रैपर क्लासेस, रैपर क्लास क्या होता है इसके अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, आगे बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे टॉपिक्स हैं आपके कोर जावा के, ठीक है। हमारे कोर्स में एक टॉपिक को बचता है आपके कोर जावा में, एप्लेट, वो भी कोर्स में, ठीक है। एप्लेट है। तो ये सारे टॉपिक हैं आपके कोर जावा के, जो जिस पे से अगर मान लीजिए हमारे 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो लगभग 40-45 क्वेश्चन इनमें से आ जाएंगे। और 3 टॉपिक एडवांस जावा के हैं जिसमें 5 से 10 क्वेश्चन उनके भी आते हैं। वो कौन से हैं? वो है आपका जेडीबीसी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, कि कैसे हम डेटाबेस के अंदर जावा के प्रोग्राम से डेटा सेव करें और वहां से कैसे डेटा रिट्राइव करें, ये देखना होता है। तो एक बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और 3 ही टॉपिक है एडवांस जावा के, सर्वलेट, और लास्ट टॉपिक है जेएस, ठीक है ना। ये 3 टॉपिक एडवांस जावा के पार्ट हैं जो कि हमारे कोर्स में इंक्लूड हैं। और बाकी जो सारे टॉपिक देखे थे दैट इज कोर जावा, ठीक है ना भैया। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं, लगभग आपके 15 टॉपिक हैं हमारे कोर्स में। और टॉपिक सभी बड़े बड़े हैं, ये माने 15 चैप्टर हैं, बड़े चैप्टर, उनमें से 2-3 चैप्टर छोटे हैं, बाकी सारे चैप्टर बड़े बड़े, ठीक है ना। तो ये कोर्स है, इसको हम अगले 2 महीने में कवर करने की कोशिश करेंगे। टाइम लग सकता है 2 के 2.5 महीने लग जाए, लेकिन कोशिश करेंगे 2 महीने में हो जाए, क्योंकि हमारा कोर्स 4 सब्जेक्ट हैं। तो 2 महीने में ही स्टार्टिंग के आपके 2 से 2.5 महीने में स्टार्टिंग के दोनों जो आपके चल रहे हैं सब्जेक्ट्स, नेटवर्किंग एंड जावा, ये खत्म करेंगे। फिर नेक्स्ट 2 से 2.5 महीने में आपके जो दो बचे हुए 2 टॉपिक हैं उनको खत्म करेंगे। इस तरह से कोर्स हमारा लगभग 4.5-5 महीने में निपटने की संभावना है, क्योंकि आपको फिर उसके बाद में रिवीजन का टाइम भी चाहिए, ठीक है। तो बात समझ में आ गई भैया, ये हमारे टॉपिक थे, ठीक है। तो इनको बाद में भी आप कॉपी में लिख सकते हैं, या फिर ये सब चीजें इसमें सेव होती है लेक्चर के अंदर, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो इंट्रोडक्शन टू जावा हमने कर लिया है, ठीक है ना। इसके आपके पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। उनको ढंग से पढ़ लें, पूरा एक एक लाइन पढ़नी है अपने को। जब नोट्स पढ़े ना, एक एक लाइन, एक एक वर्ड पढ़ना है, ठीक है। जो समझ में नहीं आया पूछना है, छोड़ना नहीं है अपने को कि हाँ साहब ये तो हो गया, इजी है। कई बार क्या होता है कि जिसमें ये देख के छोड़ दिया, ठीक है ये तो आता है यार, ये तो अपन ने पहले ही पढ़ रखा है, ऐसा नहीं। पूरा पढ़ना है अपने को, जो बने हुए नोट्स हैं काफी अच्छे हैं, ठीक है, उनको ढंग से पढ़े। अब सेकंड अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लैंग्वेज फंडामेंटल, ठीक है भैया। हाँ जी, यस। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग सिलेबस? चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि हम सी पढ़ते थे, तो एक सोर्स फाइल जो थी हमारी डॉट डॉट सी करके, उसका ये स्ट्रक्चर था। तो यहां पे एक सोर्स फाइल का एक स्ट्रक्चर है। तो हम बात करें सोर्स फाइल स्ट्रक्चर,
सबसे पहले हमारी जो जावा में हमने क्लास बनाई, उससे पहले भी कुछ चीजें आती है, तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर बात करें। सबसे पहले अगर मान लीजिए आपके आता है पैकेज, पैकेज डिक्लेरेशन, पैकेज डिक्लेरेशन। व्हाट इज पैकेज? कि जैसे मान लीजिए कि मैं काम कर रहा हूं डी ड्राइव के अंदर, जावा का कोई प्रोग्राम बना रहा हूं, भाई कहीं सेव तो होगा मेरा प्रोग्राम। डी ड्राइव में मान लीजिए फोल्डर है माई जावा, ठीक है ना, इसके अंदर मैं अपना काम कर रहा हूं। अगर अब मान लीजिए मैं एक पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाला हूं, ठीक है, जावा में, तो डायरेक्ट सारे के सारे जितनी भी फाइलें हैं डॉट जावा डॉट क्लास एक ही जगह आ जाएगी, तो कुछ प्रॉब्लम रह सकती है मैनेज करने में। तो उनको करने का तरीका क्या है कि वहां पे अंदर सब फोल्डर बने, उन सब फोल्डर्स को वो बने, किस कैसे बने, बाय द जावा प्रोग्राम। हम खुद नहीं बनाएंगे मैनुअल, बाय द जावा प्रोग्राम अंदर सब फोल्डर्स बनेंगे। वो फोल्डर क्या कहलाते हैं जावा के अंदर? पैकेजेस। क्या कहलाते हैं? पैकेज, ठीक है ना। तो वो क्या होते हैं कि जावा की प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन आती है, अगर पैकेज डिक्लेरेशन है, भाई मैं डी ड्राइव में माई जावा के नाम से फोल्डर है, वहां पे मान लीजिए मैं अपनी फाइल बना रहा हूं कि माई फर्स्ट ऐप डॉट जावा, ये मैंने कहा बनाया? माई जावा नाम से जो फोल्डर है डी ड्राइव में, वहां पे सेव किया माई फर्स्ट ऐप डॉट जावा के नाम से, एक सोर्स फाइल बना रहा हूं, उसको सेव किया, ठीक है ना। तो उसमें अगर मेरे को पैकेज डिफाइन करना है उस फाइल के अंदर, तो नियम है कि पैकेज डिक्लेरेशन मस्ट बी फर्स्ट लाइन। अगर डिफाइन कर रहे हैं, जरूरी नहीं डिफाइन करना, अगर डिफाइन नहीं करते पैकेज, तो वो बाय डिफॉल्ट माई जावा के नाम से जो फोल्डर है डी ड्राइव में, उसमें जाके क्या सेव हो जाएगी फाइल, माई फर्स्ट ऐप डॉट जावा। लेकिन अगर मेरे को पैकेज डिफाइन करना है कि साहब इसके अंदर कोई सब फोल्डर बनाऊं, उसमें मेरी सोर्स फाइल जाए, ठीक है ना, उसके अंदर मेरी क्लास फाइल जाए, ठीक है। सोर्स फाइल तो जहां पे है माई जावा, ये वाली फाइल तो कहां जाएगी आपकी? माई फर्स्ट ऐप, यहीं पे सेव है, माई फर्स्ट ऐप, यहीं पे मैंने कोड किया, ये तो जहां मैं कोड कर रहा हूं वहां जाएगी, क्योंकि मैंने यहां जाके फाइल की सेव एज करके लोकेशन यहां सेव की है। अब मैंने इस फाइल के अंदर क्या कर रखा है, पहली लाइन क्या कर रखी है, पैकेज डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे पैकेज P1, मान लो ऐसा लिख दिया फर्स्ट लाइन, ठीक है ना, पैकेज P1, ये सब फर्स्ट लाइन लिखी है। तो इससे क्या होगा कि जब इस फाइल को मैं माई फर्स्ट ऐप डॉट जावा इसको कंपाइल करूंगा, कंपाइल करूंगा, तो इस माई जावा नाम की जो फोल्डर है, उसमें एक फोल्डर और क्रिएट हो जाएगा P1 के नाम से, उसमें फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, दैट इज ए फोल्डर, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? पैकेज बोल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि डी ड्राइव में माई जावा फोल्डर में एक पैकेज क्रिएट हुआ P1, ठीक है। अब फोल्डर नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? पैकेज बोलेंगे। तो हम ये कह रहे हैं, और फिर बाद में जब मैं इसको कंपाइल करूंगा, माई फर्स्ट ऐप डॉट जावा को कंपाइल करूंगा, तो पहले तो पैकेज क्रिएट हुआ, उस पैकेज क्रिएट होने के बाद उसके अंदर जाके सेव होगी क्या, जो भी मेरी क्लास थी, क्लास मान लीजिए यहां पे मैं क्लास बना रहा हूं, क्लास है मेरी क्लास हेलो, ठीक है ना, हेलो क्लास का नाम क्या है? हेलो। सोर्स फाइल का नाम है माई फर्स्ट ऐप, जो कि माई जावा फोल्डर के अंदर रखी हुई है, ठीक है। और उसके अंदर मेरी फर्स्ट लाइन है पैकेज P1। तो जैसे ही मैं इस फाइल को कंपाइल करूंगा, तो एक फोल्डर बनेगा, पैकेज बनेगा P1, और उसके अंदर जाके हेलो डॉट क्लास सेव हो जाएगी, हेलो डॉट क्लास सेव हो जाएगी। तो ये एक तरीका है कि सोर्स फाइल को और क्लास फाइल को अलग अलग लोकेशन पे रखने का। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। सोर्स फाइल को और क्लास फाइल्स को अलग अलग लोकेशन में रखने का तरीका है, ठीक है, जिससे हम लोकेशन चेंज कर सके। तो हमने सबसे पहली बात बोली है कि पहला समझा कि व्हाट इज पैकेज। अभी हमने कोर्स में देखा हमारे कि पैकेज नाम से एक चैप्टर भी पूरा, पैकेज नाम से एक अलग से चैप्टर है, ठीक है ना। लेकिन अभी हम स्टार्टिंग में लैंग्वेज फंडामेंटल में समझ रहे हैं कि अगर पैकेज डिफाइन करना है, तो वो हमारे प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन होगी, और उसका क्या इंपैक्ट होगा वो हमने यहां देख लिया। बात सही है भैया? ओके।
देन ये फर्स्ट नंबर पे होगा पैकेज डिक्लेरेशन। सेकंड नंबर पे होगा अगर करना है तो, देखिए जी, अब समझने की बात यह है कि थोड़ा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, दैट इज ऑप्शनल, पैकेज डिक्लेरेशन इज ऑप्शनल, बट अगर ये है तो फर्स्ट नंबर पे होगा। पैकेज डिक्लेरेशन नॉट कंपल्सरी। अगर नहीं करते भाई, अगर मेरी पैकेज P1 फर्स्ट लाइन नहीं होगी तो क्या होगा, इसको कंपाइल करने के बाद में जो मेरी क्लास फाइल है हेलो डॉट क्लास, वो भी यहीं बन जाएगी इसके बगल में ही। कहा माई जावा फोल्डर में डायरेक्ट, जहां पे माई फर्स्ट ऐप डॉट जावा सेव है, वहीं पे हेलो डॉट क्लास फाइल आके सेव हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है भैया? हाँ भैया, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, इसको करे या ना करें आप इच्छा है, लेकिन अगर होगी तो फर्स्ट लाइन पे होगी। सेकंड सेकंड थिंग इज इंपोर्ट स्टेटमेंट। सेकंड क्या है? इंपोर्ट स्टेटमेंट्स। इंपोर्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये क्या होंगे इसमें, कमेंट्स में लिख रहा हूं मैं, 0 और 1 होगा। मतलब या तो नहीं होगा, और होगा तो एक ही पैकेज डिक्लेरेशन होगा, ठीक है ना। सारी बातें समझ लें, पैकेज डिक्लेरेशन या तो नहीं होगा या होगा तो एक होगा। इंपोर्ट स्टेटमेंट्स मतलब क्या है कि हमने जैसे अभी कहा कि जावा की बहुत सारी प्रीडिफाइंड क्लासेस हैं, जिनके माध्यम से हम जावा की जो बनी हुई और पहले से बनी हुई फंक्शनलिटीज है उनको यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उनको जैसे कि ये इसको ऐसे कंपेयर कर सकते थे, सी में था हैश इंक्लूड stdio.h, मतलब उसमें क्या करते थे हम, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो हेडर फाइल थी उसको फाइल में लाके ऐड करते थे। बेसिकली वो क्या था कि जो इनपुट आउटपुट्स हैं उनको आपके सेकेंडरी मेमोरी से उठा के प्राइमरी मेमोरी में सेव करवाना, दैट इज द पर्पस। समझते हैं आप? हैश इंक्लूड डॉट एच को मतलब क्या है कि जो स्टैंडर्ड इनपुट फाइल्स है उसको सेकेंडरी मेमोरी पड़ी हुई, क्योंकि हमारे पास सी सेव थी, तो सी सेव थी तो वो सेकेंडरी मेमोरी में था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए यूज आए तो इसके लिए उनको प्राइमरी मेमोरी में लाके सेव करते हैं। सेम ये का ये काम करते हैं इंपोर्ट स्टेटमेंट में। जावा के अंदर हम लिखते हैं इंपोर्ट, और जावा की कुछ प्री डिफाइंड जो क्लास है उसकी फंक्शनलिटी को हमको यहाँ यूज लेना है, उस क्लास में बने मेथड्स को यूज लेना है। तो क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट जैसे कि मैंने कहा जावा डॉट आईओ, एक मान लो क्लास है जावा, ठीक है ना। या फिर मैंने कहा अब इसके अंदर सब क्लासेज है जिसमें आईओ है, ठीक है ना, उसके अंदर और भी सब, जो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करनी है, हमने कहा डॉट स्टार, मतलब आईओ के अंदर आने वाली सभी इनपुट आउटपुट की सभी क्लासेस, सिस्टम मतलब ऑल। हमने कहा कि साहब जावा के अंदर सब क्लास है इनपुट आउटपुट, उसके उसके अंदर क्या है, उसकी जितनी भी और सब क्लासेस है, सब क्लास क्या होती है, उस क्लास के अंदर बनी हुई दूसरी क्लासेस, ये सब क्लासेस हम इनहेरिटेंस में समझेंगे। फिलहाल ये समझें इंपोर्ट का मतलब क्या है कि प्री डिफाइंड लाइब्रेरी को ऐड करना इस प्रोग्राम के अंदर। इट इज सेम एज हैश इंक्लूड इन सी लैंग्वेज, ठीक है ना। अब हैश इंक्लूड सी में क्या कंपलसरी पार्ट था, वो कंपलसरी था, यहां पे जावा में कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। ये या तो नहीं आएगा, या एक आ सकता है, या मल्टीपल भी आ सकते हैं। हम बहुत सारी क्लासेस को भी इंपोर्ट कर सकते हैं एक साथ, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कमेंट के अंदर कि या तो 0 भी हो सकता है, ठीक है ना, ये 1 भी हो सकता है, या मल्टीपल भी हो सकते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं कि साहब ये क्या नाम है, 1 लगाएं 0 लगाएं, लगाना कंपलसरी है कि ज्यादा लगाएं पैकेज, तो इसके लिए बोला हमने 0 या 1, मतलब ये मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ तो 1 लगाओ। अब इंपोर्ट के लिए क्या बोल रहे हैं, मत लगाओ कोई इशू नहीं है, अगर कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना, मैंने पहले क्लासेस बनाई है, कल की क्लास में कोई इंपोर्ट नहीं किया था, कोई इशू नहीं था, तो 1 लगाओ कोई दिक्कत, लगा लो साहब। 1 से ज्यादा लगाने तो वो भी लगा सकते हो। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? ओके, देन अजू भाई साहब, तो लेकिन इनका सीरियल ये होगा, कभी भी ये नहीं सोचता कि पैकेज ऊपर आ जाए
और इंपोर्ट ऊपर जाए, पैकेज नीचे जाए। पहले पैकेज आएगा, फिर इंपोर्ट आएगा, उसके बाद में अब नेक्स्ट थर्ड नंबर पे क्या आना चाहिए? थर्ड नंबर पे आना चाहिए क्लास और इंटरफेस डिक्लेरेशन। क्लास और इंटरफेस डिक्लेरेशन, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे आएगी आपका क्लास का, जैसा अपन ने जो क्लास बनाते थे वो थर्ड नंबर पे आनी चाहिए, अगर पहले वाली दोनों चीजें हैं तो। लेकिन हमने देखा पहले वाली पैकेज और इंपोर्ट बोथ आर ऑप्शनल, तो ये भी हो सकता है कि क्लास हमारी फर्स्ट फर्स्ट लाइन हो प्रोग्राम की, क्लास डिक्लेरेशन इज फर्स्ट लाइन, ठीक है ना, ये भी संभव है, ठीक है ना। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि वो सेकंड लाइन हो, ये भी पॉसिबल है क्लास डिक्लेरेशन थर्ड लाइन हो, ये हम समझ गए अब तक, ठीक है ना। लेकिन अगर होगा तो इनका सीरियल नंबर पे 3 नंबर पे आएगी। इंटरफेस क्या चीज है? इंटरफेस क्लास जैसी एक यूनिट है, ठीक है ना। लेकिन इस क्लास में इंटरफेस में क्या डिफरेंस है? इंटरफेस हमारा एक पर्टिकुलर सेपरेट टॉपिक है, आगे जो पढ़ेंगे नंबर 3 या 4 5 नंबर पे एक चैप्टर आएगा हमारा इंटरफेस, ठीक है ना, बहुत आगे आएगा अभी तो उसको वहां देखेंगे, ठीक है। फिलहाल ये माने क्लास जैसी एक यूनिट है इंटरफेस, ठीक है ना। बात समझ में आ गई भैया? ठीक है। अब बात यह है कि साहब क्लास डिक्लेरेशन या इंटरफेस डिक्लेरेशन एक प्रोग्राम में कितने हो सकते हैं? एक ही होगा, ये ज्यादा हो सकते हैं? बताएं भाई, ये भी सिंगल हो या मल्टीपल हो, ये इसके लिए क्या कहें, या नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है कि भाई क्लास डिक्लेयर ही नहीं हो प्रोग्राम में, इंटरफेस डिक्लेयर ही नहीं हो। जैसे पहले 0 1 मल्टीपल कर रहे थे, या साहब 0 मतलब नहीं हो तो भी पार पड़ जाएगी, इनके लिए कह रहे थे हम साहब कि ये क्या है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है, इसलिए बोल रहे ये 0 होगा या 1 होगा, मन से नहीं होगा। ऐसे क्लास के लिए क्या बोलूं मैं? अपने देखो ऐसे टॉपिक, ऐसे चीजें ढूंढनी पड़ेगी जहां से क्वेश्चन निकल के आते हैं और बहुत बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। जैसे ये चीज थी ना, ये चीज, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, हम क्या है इसको ऑप्शन ऐसे देते हैं थ्योरेटिकल कि साहब पैकेज शुड बी 1, पैकेज मल्टीपल, पैकेज मतलब पैकेज इज नॉट कंपल्सरी, पैकेज मस्ट बी मे बी 0, मस्ट बी 1, ऐसे लिख देते हैं कि पैकेज एक होना ही चाहिए लाइन के डिक्लेयर करा हुआ, ठीक है। तो वो सब चीजें हैं, तो उन पे अपने को माइंड सेट क्लियर करना है। सार्थक जी ने सही कहा, क्लास 1 हो सकती है, मल्टीपल हो सकती है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोग्राम में आपने प्रोग्राम बनाया जावा के अंदर, क्लास ही नहीं बनाई, बिना क्लास के जावा का प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं हो सकता। बात सही है, ठीक है ना। तो 1 और मल्टीपल, यस, कैसे? तो मतलब ये हुआ कि साहब मैं मल्टीपल क्लासेस बना सकता हूं। अब इसके बिहाफ पे मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं साहब, ठीक है ना, जिनको सबको यूज करता हूं, ये सब चीजें जो मैंने ऊपर लिखी है उन सबको यूज करता हूं, ठीक है। कैसे? मैंने कहा सबसे पहले तो क्या, प्रोग्राम का नाम देते हैं, प्रोग्राम का नाम दिया मैंने हेलो डॉट जावा। ये कहां बना हुआ है? वही बना हुआ है हमारे डी ड्राइव के माई ऐप, कौन सा फोल्डर था, मान लिया माई जावा, ठीक है ना, वहां पे बना रहे हैं अपन। और मैंने प्रोग्राम का नाम दिया हेलो डॉट जावा, ठीक है ना। उसमें कोडिंग चालू करी के साथ, सबसे पहले लिखा पैकेज। अब सोचने की बात यह है, जैसे मान लो पहले उसमें एक प्रोग्राम बना दिया था मैंने, क्या बना दिया था? माई फर्स्ट ऐप डॉट जावा। मेरा क्वेश्चन समझना ध्यान से, माई फर्स्ट ऐप डॉट जावा, इसमें प्रोग्राम बना दिया था मैंने पहले से माई जावा फोल्डर के अंदर, और उसमें पहले लाइन थी पैकेज P1। उससे क्या होता है, जब वो प्रोग्राम कंपाइल हुआ था P1 के नाम से एक पैकेज क्रिएट हो गया था, ये ध्यान में रखें। मतलब इस फोल्डर में माई फर्स्ट ऐप डॉट जावा प्रोग्राम ऑलरेडी है। अब मैं दूसरा बना रहा हूं भाई साहब, उसमें लिख रहा हूं, उस प्रोग्राम का नाम है हेलो डॉट जावा, फिर से लिख रहा हूं पैकेज P1, पैकेज P1। तो इस प्रोग्राम को कंपाइल करने से क्या होगा? क्या दूसरा पैकेज बन जाएगा? क्या पुराने को ओवरलैप कर देगा? क्या होगा? ठीक है ना। ये प्रोग्राम जब
चेक करेगा कंपाइलर, ठीक है ना। क्या होगा इससे कि जो पहले का पैकेज है ये चेक करेंगे क्या पहले से वहां पे इस नाम से फोल्डर बना हुआ है, P1 के नाम से पैकेज बना हुआ है। अगर है तो ठीक है, अपने को नहीं बनाना, दोबारा नहीं बनेगा। अगर दोबारा बन जाता उसी नाम से, मान लो कि एक कंडीशन ये होती है, जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है, हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि कहीं पे एक फोल्डर बना हुआ है उस नाम से, उसी नाम से मान लो फाइल बनी है, फोल्डर बना हुआ उस नाम से, दोबारा हम कुछ नया बना देते हैं तो हमसे पूछता है कि इट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस, हम यस कर देते हैं तो वो क्या पुराने को उड़ा देता है, नया दे देता है। अगर ऐसा इसमें होता तो क्या होता कि हमारे बेचारे जो पिछली बार की जो क्लास थी ना, ये वाली आपने बनाई थी कौन सी, हेलो डॉट क्लास, जो P1 पैकेज में थी, वो भी उठ जाएगी कि पैकेज तो नया बना है भैया। बात समझ में आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता, जावा ने इसका सॉल्यूशन किया है, ये रिप्लेसिंग वाला काम नहीं करता, ये बोलता है हाँ भाई पहले से बना हुआ है P1 के नाम से, ठीक है साहब, तो उसी में तुम्हारी क्लास फाइल डाल दो। ये ऐसा बोलता है कि तुम्हारी क्लास फाइल उसी में सेव कर देता हूँ, पहले से बना हुआ है, नया क्यों बनाऊं, और उसको रिप्लेस क्यों करूं, रिप्लेस करने से उसमें होता है डेटा हो, वो डेटा लॉस हो जाए हमारा, ठीक है ना। तो सब चीजें इजी है, सोचने की आवश्यकता है बस, ठीक है ना। पैकेज P1, तो हमने कहा पैकेज अगर होगा तो फर्स्ट लाइन होगी, ठीक है साहब। और इंपोर्ट अगर होगा तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है, तो हमने साहब ये 1 ले लिया, इंपोर्ट जावा डॉट IO डॉट स्टार, ठीक है ना। क्लासेस बनाते हैं साहब, क्लास हेलो 1, इसके अंदर कुछ कोड लिख दिया, क्लास हेलो 2, इसके अंदर भी कुछ लिख दिया, ठीक है ना। कुछ भी कोड लिख दिया, कोड से पता नहीं क्या लिखा, हमको ध्यान नहीं है, ठीक है। एक नीचे लिख कोड, नीचे बाकी का नीचे लिखा आएगा, मैं इधर लिख रहा हूं साइड में ना, क्लास हेलो 3, इसके अंदर कोड अब लिखते हैं। इसमें क्या लिखा, पब्लिक स्टैटिक मेन मेथड है ना, void मेन, और इसमें क्या लिखा, स्ट्रिंग एरे, ठीक है। और इसमें लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जो अपना है उसको शॉर्ट में लिखेंगे, आप अपना इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, आपको पूरा मतलब प्रोग्राम में तो पूरा लिखना पड़ेगा, मैं बोर्ड पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, SOP, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो फ्रॉम प्री, मतलब ये कहां से प्रिंट हो रहा है, तीसरी फाइल से, तीसरी क्लास से प्रिंट हो रहा है, और ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब समझे ध्यान से, अब कुछ क्लियरिटी आएगी कि भाई साहब ये माई जावा में पहले फाइल थी माई फर्स्ट ऐप डॉट जावा, और एक P1 फोल्डर था हेलो डॉट क्लास, ठीक है ना। उसको आगे लिख लेते हैं, भाई हमारे पास ये लोकेशन है माई जावा, इसके अंदर माई फर्स्ट ऐप डॉट जावा थी भाई साहब, है ना, माई फर्स्ट ऐप डॉट जावा थी, है ना, ये सोर्स फाइल थी। इसके अंदर एक और सोर्स फाइल मैंने डाल दी, सोर्स फाइल कहाँ आएगी, उसी फोल्डर में आएगी डायरेक्ट माई जावा के अंदर, भाई हम वही कर रहे हैं कोड सेव, तो हेलो डॉट जावा एक और सोर्स फाइल आ गई, हेलो डॉट जावा, ठीक है ना। अब इसके अंदर यहाँ पे इसी लोकेशन पे एक P1 के नाम से फोल्डर बन गया है, पैकेज, इसको बोल रहे हैं पैकेज, ठीक है ना। इसमें पहले से एक फाइल थी हमारी हेलो डॉट क्लास, ठीक है ना, इस वाले प्रोग्राम से बनी थी, हेलो डॉट क्लास तो थी, और अब क्या हो गया साहब, P1 के अंदर हेलो डॉट क्लास ये सेव है, और हेलो 1 डॉट सेव है, हेलो 1 डॉट क्लास सेव है, हेलो 2 डॉट क्लास सेव है, और इसी प्रकार से भाई साहब हेलो 3 डॉट क्लास सेव है। समझ में आ गई बात,
ये सब कहां सेव है? P1 के अंदर सेव है भाई साहब। ठीक है, हम इनको प्रोग्राम को रन करके दिखाएंगे, लेकिन पहले एक बार एक दो क्लास में अपन बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो लें कि कैसे जावा में काम करते हैं। कई बार क्या होता है समस्या कि काफी दिनों से पढ़ रहे हैं लेकिन अपने को बेसिक आइडिया हो रहा नहीं है कि प्रोग्राम क्या मतलब क्या है, ये कहाँ कैसे रन करेंगे, है ना। तो वो समस्या नहीं होनी चाहिए, बेसिक माइंडसेट क्लियर कर लो पहले तो। ठीक है, फिर हम इसको आपको रन करके दिखाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट उसके लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर होंगे सब आपके सामने डाउनलोड करेंगे, सब कैसे कैसे काम करेंगे, एडिटर भी आपके सामने डालेंगे। ठीक है, जावा डेवलपमेंट किट भी अपन और एक साइट से यहीं पे डाउनलोड करेंगे, सारी चीजें करके देखेंगे। ठीक है, तो उस दिन मैं आपका पहले से दो तीन दिन बाद करेंगे, तो मैं एक दिन पहले आपको बोल दूंगा कि आप जिस दिन क्लास के दिन आपका जो लैपटॉप या सिस्टम जो भी है उसको साथ लेके बैठे, और जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे आपको साथ साथ करना है। ठीक है, या तो उसको परसों करेंगे या नेक्स्ट उससे नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, जब तक हमारी बेसिक चीजें हो जाएंगी सारी। ओके, अब क्या है, बात समझ आ गई भाई सब। अब मेरी बात समझने की है कि जैसे ही मैं हेलो डॉट जावा को कंपाइल करूंगा, ये कैसे बनेगी, इतनी सारी फाइलें कैसे बन गई भाई सब। हेलो डॉट क्लास तो पहले वाले प्रोग्राम से आई है। कौन सा प्रोग्राम था? माई फर्स्ट ऐप डॉट जावा से आई है। ठीक है ना, ये इसका तो ये तो हमने पहले देख लिया था, इससे ये बना, ये तो हम जानते हैं। लेकिन ये हेलो वन डॉट क्लास, हेलो टू डॉट क्लास, हेलो थ्री डॉट कहां से बनी? ये हमने हेलो जो फाइल थी ना, हेलो डॉट जावा, ठीक है, जावा सी, चला कि मैं नाम एक जैसे रखेंगे जिससे कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, तभी वो चीजें क्लियर होंगी। जावा सी हेलो डॉट जावा, इसको जैसे मैं कंपाइल करूंगा, कंपाइल करते ही क्या होगा, आपकी तीन क्लास क्रिएट होंगी। एक तो सेव होगी हेलो डॉट, पहला तो क्या होगा, पैकेज जो चेक करेगा क्या पैकेज बनाना है, तो उसने देखा पैकेज बनाना है, पैकेज पहले से बना हुआ है, ठीक है नहीं बनाएंगे भैया, तो उसी पैकेज को यूज करेंगे। तो उस पैकेज में पहले पहले हेलो वन डॉट क्लास सेव हो जाएगी, ये सब या सेव हो गई। फिर दूसरा ये वाली क्लास कंपाइल हुई, इसमें जो भी कोड था कोड से मतलब नहीं फिलहाल, पर दूसरा हेलो टू डॉट क्लास सेव हो जाएगी साहब। फिर हेलो थ्री डॉट क्लास सेव हो जाएगी। ठीक है ना, ये तीनों सेव हो गई। अब 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 इन तीनों में से मैं किसको रन कर सकता हूं? इन तीनों में से मैं किसको रन कर सकता हूं भैया, बताएं, किसको रन कर सकते हैं इन सब में से? भाई फिलहाल जो हमारा हेलो डॉट जावा प्रोग्राम था उससे तीन क्लासेस बन गई थी ना, तीनों ही चली गई कहां पे? P1 पैकेज में चली गई। ठीक है, तो रन किसको करेंगे बताओ जल्दी से? हेलो थ्री डॉट जावा, हेलो थ्री डॉट जावा या हेलो थ्री डॉट क्लास? ठीक है ना, कैसे रन करेंगे ये बताएं, लिख के दिखाएं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ रनिंग? पहला आंसर सही है कि हेलो थ्री डॉट क्लास फाइल ही रन होगी। वाई हेलो वन डॉट क्लास, हेलो टू डॉट क्लास रन क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनके पास में मेन मेथड नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, इन हेलो थ्री के पास मेन है तो ये रन हो सकती है, इनको रन करने की कोशिश करोगे एरर आएगी। ठीक है ना, अब हेलो थ्री को रन कैसे करेंगे? कमांड, जो अपना कमांड है वो लिख के दिखाएं, कैसे रन करेंगे जल्दी से। जावा हेलो थ्री, धोखा खा गए भैया अपन, रघुवीर जी भानु जी दोनों धोखा खा गए, अच्छे बच्चों के भी। क्या प्रॉब्लम आएगी सब खुद सोचो आप, एक सिंपल जावा के रूप में नहीं, सिंपल सोचो कैसे ये रन क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी हम किस लोकेशन पे हैं जहां पे आप ये डाल रहे हैं ना, ये आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा रन करेंगे जावा हेलो थ्री, अभी तक की हमारी नॉलेज के हिसाब से यही बात सही है। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि जावा हेलो थ्री अभी किस लोकेशन पे हूं मैं रन करने के लिए? मैं हूं किसमें? माई जावा फोल्डर के अंदर हूं। ठीक है ना, माई जावा फोल्डर में क्या आपको डायरेक्ट हेलो थ्री दिख रहा है? क्या नहीं है, वो एक सब फोल्डर के अंदर पड़ा है P1 के अंदर, इसको बोल रहा है पैकेज। ठीक है ना भाई, डायरेक्ट मैं मान लो किसी फोल्डर में सर्च कर रहा हूं
तो वो उस सब फोल्डर में जाके सर्च नहीं करता, वो तो केवल उसके अंदर जो डायरेक्ट फाइल्स पड़ी है उन फाइल्स को चेक करता है। भाई इस फाइल में किसी का नाम hello3 क्लास है क्या, ये इसके हिसाब से ये कमांड को चेक करेगा, अगर है तो उसको मैं रन करूंगा, इसका मतलब ये है। लेकिन इसको डायरेक्ट यहाँ पे माई जावा के अंदर एक फाइल तो मिली माई फर्स्ट ऐप डॉट जावा, ठीक है, एक फाइल मिली हेलो डॉट जावा, कोई कोई किसी प्रकार की कोई क्लास फाइल इसको मिली नहीं, नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वो तो P1 फोल्डर के अंदर पड़ी है, फोल्डर के अंदर जाकर नहीं ढूंढूंगा भैया, ये बोल रहा है मैं तो डायरेक्ट अगर यहाँ जिस लोकेशन तुम बोल रहे हो वहां पे मिल गई तो ठीक, नहीं तो मेरे को पता नहीं है। तो इसका तरीका क्या है? इसको तरीका इसको बताएंगे अपन, कैसे बताएंगे? अपन बताएंगे साहब, इसको बोलेंगे भैया तू जहां पे अभी है ना, वहां पे P1 के नाम से पैकेज है, उसमें तेरे को मिलेगी hello3। अब तो कर ले, समझ गए बात? जावा P1 डॉट hello3 अब मिल गई भाई साहब, पी जो कि क्या करा ये अभी यहाँ पे है, अब ढूंढ यहाँ रहा था तो इसको बोला P1 में जा, ठीक है P1 में गया, वहां पे तो है hello3, हाँ साहब है, तो रन कर दे, कर देगा। क्लियर? और आउटपुट क्या आएगा? हेलो फ्रॉम फ्री, ये आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट क्या है? हेलो फ्रॉम फ्री। बात समझ में आ गई भाई साहब? भैया अपन सारे टॉपिक, सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको धीरे 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 एक चेन वाइज कलेक्ट करके चलेंगे, जिससे हम जब हार्ड टॉपिक में पहुंचेंगे तब मैं आपको बोलूंगा ये चीज हमने वहां पढ़ी थी, याद है, तो वो चीज आपको तुरंत क्लिक करनी चाहिए, तब जाके पार पड़ेगी भैया। क्योंकि जैसे जैसे मान लो टॉपिक में जाएंगे, मल्टी थ्रेडिंग तक पहुंच गए अपन साहब, वहां जाके चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी कि सब चीजें तभी समझ में आएगी जब आपको पीछे की सारी चेन समझ में आई है, ठीक है ना? ओके, तो ये हमको समझ में आ गया कि साहब एक सोर्स फाइल का स्ट्रक्चर क्या है। अब बेसिक में बात करूं तो स्ट्रक्चर ऑफ ए सोर्स फाइल, कहां गया भैया, हाँ, सबसे पहला तो क्या है कि आपका आना चाहिए था पैकेज, आए ना आए दोनों बातें हैं, नॉट कंपल्सरी, होगा तो 0 होगा या 1 होगा, एक से ज्यादा पैकेज डिक्लेरेशन नहीं हो सकते एक साथ, ठीक है ना? एक से ज्यादा पैकेज आप नहीं बना सकते एक साथ एक प्रोग्राम में। इंपोर्ट स्टेटमेंट या तो नहीं होगा, और होगा तो नंबर 2 पे होगा। नंबर 2 पे कब होगा? अब देखो ये समझने की बात है, नंबर 2 पे होगा ये कंपल्सरी नहीं है, अगर पैकेज नहीं है तो नंबर 1 पे होगा, पैकेज नहीं है तो वो नंबर 1 पे इंपोर्ट आ जाएगा, लेकिन अगर पैकेज है तो नंबर 2 पे आएगा, ठीक है ना? तो हमने बोला या तो 0 होगा इंपोर्ट, या 1 होगा, या मल्टीपल भी हो सकते हैं। क्या कह रहे हैं रघुवीर जी? मींस इन केस ऑफ पैकेज डिक्लेरेशन टू रन ए सब क्लास वी हैव टू गिव नेम एज पैकेज नेम डॉट क्लास। यस, सही बोल रहे हो भैया, बिल्कुल सही कह रहा हूं, समझ तो गए अपन, ठीक है ना? बात सही है। आप लोग कितने लोग मोबाइल से लेते हैं, कितने लोग इसको डेस्कटॉप से पढ़ रहे हैं या लैपटॉप से पढ़ रहे हैं? हमारी ऐप आपके लैपटॉप डेस्कटॉप में चल जाएगी। मेरी आपसे ये रिकमेंडेशन है कि आप इसको कोशिश करें कि बड़ी स्क्रीन पे पढ़ें, कि मोबाइल पे इतना ढंग से समझ में नहीं आता है, ठीक है ना? मोबाइल पे तो वो रील वाली फीलिंग आती है, देखो रील वीडियो देख रहे हैं, है ना? तो थोड़ा बड़ी स्क्रीन का यूज करने की कोशिश करें, ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको समझ में अच्छा आएगा और अच्छा ढंग से लिख पाएंगे आप, ठीक है? और एक सबसे बड़ी बात है, 2-3 घंटे क्लास के लिए एक मोबाइल के सामने बैठना बड़ा मुश्किल होता है, मेरे लिए तो कम से कम, और बाकी लोग जिनको भाई पूरे 5-5 घंटे मोबाइल देखने की प्रैक्टिस है वो अलग बात है। ओके, तो हमने कहा कि अगर पैकेज है फर्स्ट लाइन होगी, अगर इंपोर्ट है तो अभी हमने बोला सेकंड लाइन होगी, लेकिन ये भी पॉसिबल है पैकेज ना हो तो इंपोर्ट फर्स्ट लाइन हो जाए। और अगर क्लास है तो क्लास के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, क्लास फर्स्ट लाइन भी हो सकती है, क्लास सेकंड लाइन भी हो सकती है, क्लास थर्ड लाइन भी हो सकती है। कैसे? अगर मान लो इंपोर्ट पैकेज दोनों नहीं तो क्लास डिक्लेरेशन मस्ट बी फर्स्ट लाइन, अगर पैकेज है इंपोर्ट नहीं है तो फिर क्या है, क्लास सेकंड नंबर पे आ गई। अगर मान लो हो सकता है कि साहब आपके पैकेज नहीं है इंपोर्ट है तब भी क्लास सेकंड नंबर पे आ गई, लेकिन इनका सीरियल नंबर हमने देख लिया, ये देख लिया। क्लास भी क्या है कि या तो क्लास डिक्लेरेशन एक होगा या मल्टीपल होगा, इसमें 0 वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना? तो ये हमने बेसिक सोर्स फाइल का स्ट्रक्चर देखा कि जावा की एक सोर्स फाइल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आई थिंक
ये बात क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है भैया? हाँ भैया। फिर बाकी लोगों को समझ में पूरा आता है कि बिल्कुल ही नहीं आता। दो ही लोग बोलते हैं, भानु और रघुवीर जी। ठीक है, तो ना बोलने का कारण दो होते हैं कि या तो सबको समझ में आ गया या बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो सब कुछ समझ में ना आना, ये तो सब कुछ समझ में आ गया, ये तो बड़ा मुश्किल चीज है। कुछ तो बोलते रहे हल्का फुल्का, है ना, जैसे लगे कि हम पढ़ रहे हैं, हम भी जीवित हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है जावा टोकन्स। ठीक है, चैप्टर वही है लैंग्वेज फंडामेंटल, उसका नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा इसमें सोर्स फाइल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, उसका सेकंड टॉपिक है जावा। मैं आपको उसी वे में अरेंज करके पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं जिस वे में आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, जिससे आपको नोट्स पढ़ना इजी रहे। ठीक है, जावा टोकन, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछा जाता है, व्हाट इज टोकन इन जावा। कि जावा में टोकन क्या होता है? टोकन क्या होता है? साधारण भाषा में क्या होता है कि एडवांस देते हैं किसी सौदे के लिए। कोई भी मान लो डील कर रहे हैं तो वहां पे एडवांस देते हैं, वहां बोलते हैं टोकन दे दो साहब, टोकन मनी, है ना। तो जावा में टोकन क्या चीज है? टोकन का मतलब है कि जावा में लिखी गई कोई भी चीज, जावा प्रोग्राम में लिखे गए कुछ भी, इवन ए सिंगल कैरेक्टर, सिंगल वर्ड, चाहे वो किसी फॉर्म में, चाहे वो ऑपरेटर हो, चाहे वो कोई वेरिएबल का नाम हो, चाहे वो मेथड का नाम हो, चाहे वो क्लास का नाम हो, चाहे क्लास का कोई कीवर्ड हो। ठीक है ना, कुछ भी हो जावा में, हम जो भी एक्स वाई जेड, चाहे वो कोई प्री डिफाइंड क्लास का नाम हो या प्री डिफाइंड मेथड हो, सब कुछ जो ले रहे हैं काम में, दैट इज ऑल आर जावा टोकन्स। वी कैन से एवरी सिंगल वर्ड इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड जावा टोकन। ठीक है, तो इनको हम 5 टुकड़ों में बांट सकते हैं। पहली चीज होती है टोकन में कीवर्ड्स। कीवर्ड्स, दूसरी चीज होती है आइडेंटिफायर्स, फिर तीसरा होता है लिटरल्स, फिर है आपके ऑपरेटर्स, फिर लास्ट है आपका सेपरेटर। ऑपरेटर, सेपरेटर, तो इन मतलब हम कह सकते हैं कि जावा के प्रोग्राम में इन 5 के अलावा कुछ चीज आ ही नहीं सकती। क्योंकि हमने क्या कहा, जावा टोकन्स क्या है, जावा प्रोग्राम में लिखी गई हर एक शब्द जावा टोकन है। तो हमने बोला कि 5 तरह के टोकन हो सकते हैं। कौन कौन से हैं? कीवर्ड्स। अब अब उनके बारे में अलग अलग बात करते हैं। ये सब चीजें क्या है, एग्जाम में से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि इनमें से कौन सा जावा टोकन नहीं है या कौन कौन से जावा की टोकन है, तो इनमें से देते हैं साहब। ठीक है ना, तो उनमें से आपको जो शब्दों का फेर है, आपको मतलब वर्ड पता होना चाहिए, नाम का मतलब क्या है। ठीक है ना, तो थर्ड, मैंने पहले भी कहा थर्ड क्वेश्चन ज्यादा टफ होते हैं कंपेयर टू प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो ये थर्ड का पार्ट है। कीवर्ड क्या होते हैं? हम पहली पहली बात करें साहब कीवर्ड्स की। कीवर्ड क्या होते हैं? जावा में 50 शब्दों को रिजर्व कर रखा है, 50 रिजर्व वर्ड इन जावा कॉल्ड कीवर्ड्स। जैसे कई बार क्या होता है, कोई मान लो प्रोग्राम होता है तो कुछ सीट वीआईपी के लिए रिजर्व कर देते हैं साहब, ये फला मतलब गवर्नमेंट के अफसर बैठेंगे यहाँ पे, साहब माननीय विधायक बैठेंगे, ऐसे कुछ करते हैं। तो वो रिजर्व्ड है। ऐसे जावा में क्या कर रखे हैं, कुछ शब्दों को फिक्स कर रखा है, भाई इनका उपयोग आप और किसी पर्पज से नहीं कर सकते। उन रिजर्व्ड या फिक्स शब्दों को हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स बोलते हैं। वो 50 हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास, लिखते हैं क्लास, क्लास इज अ कीवर्ड, इंटरफेस इज अ कीवर्ड। ठीक है, मतलब जिन जिन चीज का यूज फिक्स कर रखा है वो क्या है, सारे आपके कीवर्ड्स हैं। तो 50 कीवर्ड्स हैं। इनके अलावा
इनके अलावा 3 शब्दों को और रिजर्व कर रखा है, लेकिन वो कीवर्ड की कैटेगरी में नहीं आते। होना ये चाहिए था कि उन तीनों को कीवर्ड मान लिया जाता, नहीं ये कीवर्ड कैटेगरी नहीं है, लेकिन ये भी बोला गया जावा के अंदर इन तीनों का और किसी पर्पज से यूज करना मना है। बेसिकली जिसका और किसी पर्पज से यूज करना मना उनको कीवर्ड ही बोलते हैं, डेफिनेशन यही है, लेकिन वो तीनों कीवर्ड की कैटेगरी में नहीं है। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दीज आर ओनली रिजर्व वर्ड्स बट नॉट कीवर्ड। कौन कौन से 3 शब्द हैं? ट्रू, फॉल्स एंड नल। क्योंकि जावा में एक डेटा टाइप आएगा, आगे जाके देखेंगे अपन, बुलियन डेटा टाइप है जावा में, बुलियन, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या ट्रू और फॉल्स वैल्यू सेव होती है। जैसे मान लो आगे जाके ऐसे बुलियन डेटा टाइप डिक्लेयर किया, कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया बुलियन आई। अब आई के अंदर मान लो स्टार्टिंग में कर दिया फॉल्स, इसमें वैल्यू क्या आएगी? फॉल्स, मान लो फॉल्स कर दिया। अब किसी कंडीशन में जाके आगे जाके किसी कंडीशन के ट्रू होने पे उसमें ट्रू आई में ट्रू कर रहे हैं, फिलहाल बाय डिफॉल्ट उसमें फॉल्स सेव कर दिया। और कोई ऐसे मान लो ऐसे कंडीशन प्रोग्राम बनाना है कि जब मान लो ये कंडीशन ट्रू होगी तब जाके इसमें हम आई में क्या कर देंगे? ट्रू कर देंगे। तो इस तरह से ट्रू फॉल्स जो 2 रिजर्व वर्ड हैं, वो कीवर्ड तो नहीं है, लेकिन इनका यूज फिक्स कर रखा है कि ये इस पर्पज से काम आएंगे। इनको किसी आप कोई मेथड के नाम में, वेरिएबल के नाम में, या कोई नाम डिक्लेयर करने में या और किसी पर्पज से यूज नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से नल है। नल नल मतलब मेमोरी को खत्म करना। फॉर एग्जाम्पल कैसे? जैसे मान लो हमने कल देखा था स्टूडेंट एस इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ऐसे हमने क्या कहा था साहब, ये मेमोरी क्रिएट हुई है, इसको बोला हमने ऑब्जेक्ट। मतलब न्यू इज ए ऑपरेटर यूज फॉर क्रिएटिंग मेमोरी। किसके बराबर? स्टूडेंट के बराबर। स्टूडेंट में जितने वेरिएबल होंगे इतनी मेमोरी क्रिएट कर देगा ये। और किसको देगा? एस इंस्टेंस को देगा। तो एस के पास में मेमोरी आ गई स्टूडेंट के बराबर। अब क्या कर सकते हैं? इसके थ्रू हमने क्या किया, इसमें कुछ वैल्यूज डाल दी। लेकिन जैसे ही मैंने मान लो आगे जाके प्रोग्राम में कुछ मेरे को ऐसा कुछ जचा, यार इसकी मेमोरी को हटाना है, एस के अंदर जो मेमोरी पड़ी हुई है ना इसको हटाना है, तो मैं क्या करूंगा? एस इक्वल्स टू नल। साहब ये जिस बार जो भी मेमोरी थे ना ये क्या कर देगा? मतलब अभी तक तो क्या था, इससे पहले एस ऐसे करके मेमोरी को पॉइंट कर रहा था, इसमें रोल नंबर, नेम, फीस वगैरह कुछ था, पहले याद करो, ठीक है ना। ऐसे मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था, अब ये इसके पास मेमोरी है। जैसे हमने कहा एस इक्वल्स टू नल, तो एस क्या करेगा? पॉइंट टू नल, मतलब ब्लैंक, कोई मेमोरी नहीं है इसके पास, ठीक है ना। अब एस को यूज करोगे तो क्या बोलेंगे? नल पॉइंटर एक्सेप्शन, या आप जिसको यूज कर रहे हो उसके पास कोई मेमोरी नहीं है, वो उसको कोई यूज करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये 3 रिजर्व वर्ड और हैं, बट दीज आर डिफरेंट टू कीवर्ड्स, बट वी कैन से बिहेव लाइक ए कीवर्ड। ओके भैया, बात समझ आ गई? ठीक है। तो इनके तीनों के बारे में क्वेश्चन जनरली पूछ लेते हैं कि साहब इनमें से कौन कौन सा, क्वेश्चन कैसा होता है कि इनमें कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, ठीक है ना। तो उसमें मान लो कीवर्ड्स के नाम डाल दिए साहब, क्लास, इंटरफेस, कांस्टेंट, साहब क्या आपके गो टू, ऐसा कुछ बहुत सारे डाल दिए, और एक बीच में डाल दिया ट्रू, फॉल्स, कुछ भी है, नल। तो लगता है कि हमको ये भी कीवर्ड है, बट दीज आर नॉट कीवर्ड्स। ओके, देन अब बात करें सेकंड जो टॉपिक है इसमें की टोकन्स में, वो है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइडेंटिफायर। टाइम कितना हो गया? कल करते हैं आइडेंटिफायर, 9 बज गए, ठीक है। कल यहीं से आगे बढ़ेंगे। कल हम करेंगे आइडेंटिफायर्स की बात करेंगे, लिटरल्स की बात करेंगे, ऑपरेटर्स की बात करेंगे, और सबट्रैक्टर्स की बात करेंगे, ठीक है। आज कोई यहां तक कोई इशू? क्लास में भी यहीं पे रोक रहा हूं, 2 से 3 मिनट बाद में वापस से सेशन स्टार्ट होगा नेटवर्किंग के लिए, ठीक है। आप जुड़े रहे।